नमस्कार। देखिए, इस समय देश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि संसद में जिस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया, सरकार से नाराजगी जताई। और फिर एक ऐसी घटना हुई जो संसद के इतिहास में कभी देखी सुनी नहीं गई। उपराष्ट्रपति का एक सांसद द्वारा मजाक उड़ाया जाना और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के एक नेता द्वारा उसका अपने मोबाइल से वीडियो बनाया जाना। मैं बात कर रहा हूं जगदीप धनखड़ साहब की, जिनका कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने मजाक उड़ाया, मिमिक्री की उनकी, और उसके बाद राहुल गांधी ने उसे अपने मोबाइल से शूट किया। इस पर लेकर तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई हैं और सबसे ज्यादा तीव्र प्रतिक्रियाएं आई हैं जाट समाज से। धनखड़ साहब जाट समाज से आते हैं और हमेशा से एक मिथक सा बनाने की कोशिश की जाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी जातों को प्रतिनिधित्व नहीं देती। लेकिन इस मिथक को बीजेपी ने बड़ी जबरदस्त तरीके से तोड़ा था जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। और धनखड़ साहब का बताया जाता है कि प्रभाव राजस्थान में भी है, बीजेपी को इसका भी लाभ मिला है। चार्ट पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। और जब भी कोई चुनाव आता है, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट का, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तो जाट पॉलिटिक्स पर चर्चाएं जरूर शुरू होती हैं। मैंने सोचा कि आज इस विषय पर किसी जाट समाज के गणमान्य व्यक्ति से बात की जाए। और आप जानते ही हैं, मेरे चैनल पर अशोक बालियान जी अक्सर आते रहे हैं। स्वागत है अशोक जी आपका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नमस्कार से बंसी जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं अशोक जी, मुजफ्फरनगर जिले से आते हैं। और जाट पॉलिटिक्स को बड़ी एक तरह से तटस्थ रहकर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। अशोक जी का एक लिखने पढ़ने का अपना एक अभ्यास रहता है, तो सभी चीज़ों को देखते भालते रहते हैं। जाट महासभा से भी जुड़े हुए हैं। तो अशोक जी, इस प्रसंग के बाद जो जाट महासभा की प्रतिक्रियाएं आई, जाट समाज ने जो रिएक्शंस दिए, और मैंने देखा कि एक सिलसिला चला कि जो जाट नेता हैं वो जगदीप धनखड़ साहब से मिलने के लिए गए। आपके यहाँ से जो सांसद हैं संजीव बालियान, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो भी गए। कई प्रतिनिधिमंडल गए। तो ये कोई एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी इस घटना की? हर्ष जी, देखिए, उपराष्ट्रपति का पद एक बहुत ही सम्मानित पद होता है। और उनका जिस तरह टीएमसी के सांसद कल्याणी बनर्जी द्वारा और उसको सूट करने में कांग्रेस के बड़े लीडर और सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा सूट करना, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि वो भी उस वक्त वहीं हम्म। मौजूद थे जहां ये धरना स्थल पर संसद भवन के प्रांगण में ये घटना घटी। हम्म। तो बहुत दुखद घटना थी। इसमें चाहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सांसदों के साथ उनसे मिलने गए हों, या हर्ष जी हम लोगों ने अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर पर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से भी हमारे कुछ साथी आए थे, हरियाणा से भी कुछ साथी आए थे, कुछ साथी पंजाब से भी हमारे उस दिल्ली एक दिवसीय जो धरना दिया गया था उसमें आए थे। तो ये स्वाभाविक था। ये कोई, इसमें कोई बीजेपी का हमारे से कोई लेना देना नहीं था इस बात का कि हम कोई आंदोलन करेंगे। और ये केवल एक इसलिए था कि उपहास उड़ा गया उपराष्ट्रपति का। वो ठीक बात है कि उपराष्ट्रपति किसान वर्ग से आते हैं, जो उनका प्रोफेशन है उनका परिवार का, हम्म। लेकिन वो हमारे जाट समाज से भी आते हैं। हम्म। लेकिन जाट इस बात को जरूर जानता है कि ये घटना अगर देश में किसी और समुदाय के उपराष्ट्रपति के साथ होती, तब भी हमारी इसी तरह की प्रतिक्रिया हर्ष जी होती, हम्म। जो हमने उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी के लिए की है। हम्म। तो इसमें मतलब जाट समाज ने इसे या किस किस तरीके से लिया? देखिए, ये कोई प्री प्लान्ड तो था नहीं। और एक क्षणिक वो था कि उसमें वहां पर इस तरह की घटना होती है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है। और वैसे तो विपक्ष मांग कर रहा था कि अमित शाह वहां पर बयान दें। असली मुद्दा तो ये चल रहा था।
लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चीजें थी, जिस तरीके से होनी चाहिए थी, वो सब चीजें ट्रैक से भटक गई? कायदे से विपक्ष को पार्लियामेंट में बहस चर्चा उसमें भाग लेना चाहिए था, इतने सारे बिल पेश हुए, वहां पर भी अपनी बात रखी जा सकती थी। देखिए हर्ष जी, अगर आप देखो कि चाहे वो राफेल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बिलों के इनको पास कराने का मुद्दा रहा हो, चाहे धारा 370 हटी उसका मुद्दा रहा हो, विपक्ष ने कभी भी सकारात्मक बहस नहीं की। चाहे कृषि कानूनों का मुद्दा रहा हो, हम्म। हम लोग किसान राजनीति से आते हैं हर्ष जी। जब ये 3 कृषि कानून बिल के रूप में संसद में पेश किए गए थे, तब भी इन्होंने कोई सकारात्मक बहस नहीं की थी हम्म। इस विषय पर। जो संसद भवन पर ये कुछ नौजवानों ने एक ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कभी भी किसी देश में, मैं समझता हूँ, माफ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आजकल सारी दुनिया आतंकवाद की घटनाओं से जूझ रही है। इन नौजवानों का जाना रे एक ऐसे पदार्थ को जो धुआं छोड़ता है, उसको अंदर लेके जाना। कल अगर ये सिलसिले इनको कोई इस बात के लिए उकसा देता कि आप कोई एक ऐसा घातक रसायन ले जाओ जिससे कि जन हानि हो जाए बड़ी, तो कौन जवाब देता। और हम विपक्ष ने केवल, राहुल गांधी का मैं बयान देख रहा था हर्ष जी, वो कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी की हताशा है। ये बेरोजगारी की हताशा नहीं थी, ये देश में जो वामपंथी सोच है, या देश में जो इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये उन लोगों की एक सोच होती है कि सरकार को किस तरह विश्व पटल पर बदनाम किया जाए, किस तरह सरकार को दिखाया जाए कि उसके देश में संसद पर हम इस तरह भी, एक तरह से जिसमें कोई जनहानि ना हो, इस तरह का हमला कर सकते हैं। तो कल वे लोग जनहानि वाला हमला भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष ने सकारात्मक इस पर रवैया न, अंदर की जो संसद में घटना हुई आपराधिक कृत्य ने उस पर कोई सकारात्मक बात की। और उपराष्ट्रपति के मामले पे अगर वो माफी मांग लेते, हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा की या खाप पंचायत की हर्ष जी कोई और डिमांड नहीं थी हमारी, थी कि जो हुआ है वो एक उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक और गरिमापूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति का अपमानित करने का कार्य हुआ है। उस पर वो टीएमसी के सांसद मिस्टर बनर्जी और जो वहां मौजूद थे वो सांसद, और जिसने वीडियो शूट की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है माननीय राहुल गांधी जी, उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी तो जिंदगी ये में उसकी माफी मांगते ही नहीं है। देखिए, ये राहुल गांधी तो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं कि उनके नाम के साथ गांधी जुड़ा हुआ है, तो वो तो माफी मांगते ही नहीं है। जब उन्हें पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता चली गई थी, उस समय भी उन्हें इसका उनका उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ। दरअसल वो जानते हैं कि इस देश में वो कुछ भी करेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये एक हकीकत बात है, आपको माननी पड़ेगी कि वो जानते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार भी उन्हें, अब आप देखें ना, उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड कितने मामले सब चल रहे हैं, जमानत पे चल रहे हैं वो। लेकिन जिस तरीके से आज संजय सिंह या मनीष सिसोदिया जेल में हैं, क्या किसी सरकार की हिम्मत है कि राहुल गांधी को अंदर बंद कर दे? वो ये बात जानते हैं। ये बिल्कुल हर्षी आपने सही कहा। और हम्म। ये मैं ये भी देखता हूँ इस देश में कि कांग्रेस का एक रवैया रहा है हम्म। कि या तो वो राज करे, अगर दूसरे लोग राज करने आएंगे या दूसरे लोग हाउस में इस देश हाँ, के जलवत मुद्दों को रखेंगे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बहुत पुरानी घटना याद दिलाता हूँ। उस वक्त हम छात्र राजनीति में थे, हम्म। चौधरी चरण सिंह को भी हाउस में उन पर भी कुछ टिप्पणी करने का प्रयास किया गया था। वो अच्छा। अलग बात है कि चौधरी चरण सिंह का कद इतना बड़ा था कि उसी वक्त वहां उस दौर में संजय गांधी का दौर था, और उसके बहुत सारे लोग, आपके ध्यान होगा, दोबारा से जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी स्वतंत्र के बाद में, हम्म। बहुत सारे लोग उसके जीत कर गए थे। तो उस वक्त भी ये हर्षी आप देखो, नेशनल हेराल्ड को उस लेके वक्त क्या क्या हुआ था चरण सिंह वाला, थोड़ा सा बताइए हमें डिटेल में। चौधरी चरण सिंह के साथ हाउस में संजय गांधी के जो साथी लोग जीतकर सांसद बने थे, हम्म। उन्होंने कोई टिप्पणी करने का एक प्रयास किया था और टिप्पणी की भी थी। अच्छा। तो लेकिन उस वक्त क्योंकि बहुत सारे देश के वरिष्ठ नेता, पीलू मोदी थे, हम्म। वो लोहिया, सॉरी क्या नाम है, मधुलिमे साहब थे, हम्म। जॉर्ज फर्नांडिस थे, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी से कहा कि चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को इस तरह की टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत है। तो वो तभी हाउस में उसने माफी मांग ली थी और वो मामला निमट गया था। हम्म। लेकिन प्रयास तो किया गया। ये हम्म। कांग्रेस ये चाहती है कि तुम राज करो, तुम ही हाउस में जो कानून रखोगे,
उस पर तुम्हें बहस करने का अधिकार है। और अगर तुम्हें बहस नहीं करनी है तो फिर तुम्हें वहां अव्यवस्था फैलाने का अधिकार भी तुम्हें ही है। और ये भी आपने हर चीज ठीक कहा कि राहुल गांधी को ये डर नहीं है कि इस देश के बिल्कुल। कानून मैं से तो तुम जो मानता हूँ है किसी की बंधे हिम्मत हुए नहीं हो। है। मैं तो वो कहता हूँ कि सोचते हैं नरेंद्र कि मोदी में कानून से हिम्मत ऊपर हो हो। तो गिरफ्तार करा के दिखाएं इन्हें। नहीं हिम्मत। नरेंद्र मोदी सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो गांधी परिवार के किसी भी शख्स पे हाथ डाल सके। ये दुर्भाग्य है। आप देखो कि अमेरिका में भी ट्रंप को हर चीज एक मामले में उनको यह है हाँ। वो चुनाव चुनाव लड़ने से चुनाव रोका लड़ने गया से है। प्रतिबंधित कर दिया हाँ। गया। और मैं कहूं कि नेशनल जैसे मामले को लेकर 2000 करोड़ की संपत्ति या कितने और करोड़ की देखिए मैं संपत्ति आपको को फिर लेकर। टोकता हूँ, मैं एक आपको फिर टोकता हूँ। जिस समय राहुल गांधी की वायनाड से सदस्यता गई थी, वो फुल कॉन्फिडेंट थे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा उनकी बहाल हो जाएगी। हाँ, यस, बिल्कुल। लेकिन ये सोचना हर चीज लंबे समय नहीं चलेगा कि देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर हो। और ये सोचना भी नहीं चाहिए हर चीज कि मैं इस देश के कानून से ऊपर हूं या मुझे मेरी पार्टी। मुझे ऐसा भी लगता है कि जगदीप धनखड़ इनके टारगेट पे हैं पहले से ही। अभी इससे पहले मैं बताता हूं आपको कि अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम था पार्लियामेंट में। तो जगदीप धनखड़ जी की आदत है, वो ऐसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कुछ छोटा बड़ा कोई भी हो उससे इसी तरह से मिलते हैं। थोड़ा सा उनकी जी कमर इस जी। तरह से बैंड हो जाती है। और मैंने देखा है कि वो उधर ममता बनर्जी से मिलते थे जब राज्यपाल थे वहां के, तब भी वो ऐसे ही रहते थे। उनका ये पोस्चर है, ये वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो उनका एक वो जो अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये सब लोग जब पहुंच रहे थे, अभी जो पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था अभी इसी सेशन के दौरान, तो उसमें जब मोदी जी आए तो उन्होंने इसी तरह से अभिवादन किया। उस क्लिप को कांग्रेस वालों ने काटा और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया उनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। और उस पर लिखा गया कि ये देश के उपराष्ट्रपति हैं। इस बात का संज्ञान लिया था धनखड़ जी ने, और अंदर पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने ये कहा था कि अब तो देखिए साहब मेरी रीढ़ की हड्डी कितनी झुकी हुई है, मैं कैसे खड़ा हुआ हूं, मेरे इस बात को भी नोट किया जाने लगा है। यानी कि उन पर कांग्रेस शुरू से ही टारगेट कर रही है। हाँ, बिल्कुल हर्षी, आपने ये ठीक कहा, ये घटना हुई थी। लेकिन ये देखो कि एक व्यक्ति के आज के आप लाइफ स्टाइल को, उसके नमस्कार करने के, उसके आदर करने के, दूसरे व्यक्ति के हाव भाव को आकर आप अगर आप उसको करके आप अपमानित करोगे तो कितनी गलत बात है। हम्म। ऐसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए किसी भी। और ये तो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे देश में। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ हर्षी, एक नई परिपाटी चल गई। मोदी को प्रधानमंत्री था उसको चोर तक कहा गया, उनको मौत का सौदागर तक कहा गया। हाँ। आखिर मैं कहूँ कि न पक्ष को, सत्ता पक्ष को कहना चाहिए न विपक्ष को कहना चाहिए। अगर हम इस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के बारे में आप उनके क्रियाकलापों की टिप्पणी करिए, उनकी आलोचना करिए। लेकिन अगर हम उनके पर्सनैलिटी को लेकर, उनके नमस्कार करने को लेकर जो जिस तरह की मिक्री है अब टीएमसी के सांसद ने की है, ये तो कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी हमारी कम्युनिटी को, न किसान कम्युनिटी को और न हमारे जाट समुदाय को की जाएगी। हर्ष हम्म। जी। हाँ। और मेरा मेरा ये भी एक इसमें मानना है कि अगर उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई दलित शख्स रहा होता या कोई मुस्लिम शख्स रहा होता, तब मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं होती कल्याण बनर्जी की। अब ये बिल्कुल क्या आपने मान ठीक लीजिए। कहा हर्ष जी, हम्म। बिल्कुल कहा। आप ये देखिए कि राष्ट्रपति जो अब मुस्लिम समुदाय आते थे, उन्होंने पद से उतरने के बाद क्या कहा कि मुझे खुली हवा में सांस लेने में भारत में कठिनाई है। हामिद और एक अंसारी ने एक कहा। शब्द नहीं कहा। हाँ। जबकि जबकि वो इस देश के बहुत बड़े संवैधानिक पदों पर रहे, लेकिन दो किसी दो दो बीजेपी के दो व्यक्ति ने टर्म उसके आचरण को लेकर दो टिप्पणी नहीं जो की। शख्स जो शख्स 2 टर्म उपराष्ट्रपति रहा वो ये कह रहा है। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि ये दलित समुदाय से आते या ये मुस्लिम समुदाय से आए तो इनकी हिम्मत नहीं थी उनकी इस तरह की उनको अपमानित करने की। बिल्कुल। और इसीलिए जाट समाज में ये हर्षी आक्रोश आ कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि ये दिल्ली में जो उस दिन किया गया है, ये एक आक्रोश का एक बड़ा कारण था कि लोग एक 4 घंटे की कॉल पर ही वहां हजारों लोग इकट्ठे जंतर मंतर पर हुए और अपना विरोध प्रकट किया। हर्ष जी। नहीं तो उसमें आप लोगों ने इसका किस तरीके से इसकी आलोचना की, क्या आपका उसमें वो रहा, कॉल क्या था उसमें? देखिए, हम लोगों ने ये कॉल की थी कि जंतर मंतर पर एक उपराष्ट्रपति को जो अपमानित किया गया है उसके विरोध प्रदर्शन का एक दिवसीय हम लोग जंतर मंतर पर धरना देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने एक वहां ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदया को दिया था कि आप इनके सदस्यता को समाप्त करिए।
क्योंकि इन्होंने एक अपमान करने का काम किया है जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका। तो ये हमारा एक केंद्र सरकार को मैसेज था, उन पार्टियों को मैसेज था जो इस तरह के काम को करना अपना धर्म समझती है, और वो चाहते हैं कि केवल तुम ही सत्ता में रहो तो ठीक है, वरना अगर कोई भी एक किसान का बेटा या जाट समुदाय से एक बेटा इस संवैधानिक बड़े पद पर जाएगा तो तुम उसका मजाक उड़ाओगे। ये हमने उस अपने एक दिन के धरना प्रदर्शन से सरकार को और इन लोगों को मैसेज देने का कार्य किया है। हर्ष जी, जिन लोगों ने उनको अपमानित करने का कार्य किया है, खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और टीएमसी की पार्टी ममता बनर्जी को, के आप ये मत करिए, आपने जो किया है ये अपमानित करने का कार्य, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मैं स्पेशली कांग्रेस की ये बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जगदीप धनखड़ कांग्रेस के निशाने पर हैं, शुरू से ही कांग्रेस के निशाने पर हैं। उनका वीडियो जारी किया जाना, उनका मजाक उनकी प्रवक्ता के द्वारा उड़ाया जाना। आप याद कीजिए कि जब राजस्थान का चुनाव प्रचार कर रहा था तो चल रहा था, तो अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि ये जगदीप धनखड़ बार बार यहाँ क्यों आ जाते हैं, ये यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं क्या। उन्हें उनके वहां पर जाने पर भी एतराज था। जगदीप धनखड़ को कांग्रेस शुरू से ही टारगेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और टीएमसी भी, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे, और वो गवर्नर रहते क्योंकि वो एक बड़े लॉयर भी हैं, तो वो वहां पर उन्होंने जितना भी कानून सम्मत कार्य था उसी के हिसाब से अपना कार्यकाल चलाया। तो टीएमसी भी उनको टीएमसी के निशाने पर भी ये धनखड़ साहब थे मौजूद, लेकिन अब वो ऐसे पद पर थे कि उनको इस तरह का टीएमसी के सांसद को ये कार्य घृणित नहीं करना चाहिए था। अच्छा, राजस्थान में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। अभी चूंकि चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां पर सरकार बदली है। राजस्थान में जो है जाट समाज का रुख क्या रहा, क्या आप लोगों के पास असेसमेंट आया है? देखिए हर्षी, वैसे तो मैं देख रहा था कि आप भी चुनाव के दौरान राजस्थान के दौरे पर थे, लेकिन वहां क्या था कि जाट समाज ने देख लिया था कि जो वर्तमान में तुम्हारा भविष्य है वो बीजेपी को वोट देने में है। हनुमान उसका बेनीवाल का आपने देखा होगा, हनुमान बेनीवाल का आपने देखा होगा, उसने बहुत बीजेपी की आलोचना की, कांग्रेस की आलोचना की, लेकिन अंत हनुमान में क्या बेनीवाल हुआ तो कि वो अपनी पार्टी के अकेले विधायक। उनकी उनकी अपनी सीट भी मुश्किल से बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां जाटों ने इस बार बीजेपी को चुना है, क्योंकि वो जाट ने ये महसूस किया कि केंद्र में और राज्य में जब एक सरकार होगी तो तुम्हें और बेहतर राज्य को जो है लाभ मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। और और वरना वैसे वहां भी जाट अगर राजस्थान में मेरे बीजेपी से ख्याल में नाराज 7 या 8 सांसद जो हैं वो जाट हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल है। हम्म। अगर हर्षी जाट वहां बीजेपी के साथ ना जाता तो हनुमान बेनीवाल का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो देखिए, हनुमान उसको बेनीवाल भी की ये तो समझ आ राजनीति में गई बताऊं, होगी। मैं वहां पे गया था घूमने, तो वहां कुछ समर्थक मिले। मैंने एक दो वीडियो में हनुमान बेनीवाल को थोड़ा सा डाउन करके दिखाया था। उन्होंने कहा कि हर्ष जी आपने तो वीडियो बना दिया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब लोग देख रहे थे मेरे वीडियो। तो मैंने ये कहा कि भाई देखिए, मैंने एक बात कही थी अपने वीडियो में कि हनुमान बेनीवाल को इस बार ये श्योर नहीं है कि वो बिना बीजेपी के समर्थन के लोकसभा सांसद बन पाएंगे या नहीं। तो इसलिए वो पहले विधायक का चुनाव लड़ गए। अब अगर वो 2024 में सांसद बन गए तो ये विधायकी छोड़ देंगे, वरना ये विधायकी बरकरार रखेंगे और सांसद ही छोड़ेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। हनुमान बेनीवाल ने इसी सेशन में दिया है, आपको पता ही होगा, वो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। हम्म। और अब वो एक विधायक हैं वहां के। और वहां पे जो उनके क्षेत्र से लोग आते हैं, उन लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी के अगर ये साथ नहीं जाते हैं 2024 में, क्योंकि पिछली बार तो सीट छोड़ दी थी बीजेपी ने इनके लिए 2019 में। तो उन्होंने कहा था, उन सब लोगों का मानना है कि ये हनुमान बेनीवाल जीत नहीं पाएंगे सांसद। और हर्षी, मैंने एक चीज और देखी है देश में, ये हम्म। जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो स्वयं वो अपनी पार्टी के मालिक होते हैं, हम्म। अब उनको बाई चांस कहीं हो जाए तो अलग बात है, वरना उनको जनता उनको लाइक नहीं कर रही। आप देखते हो कि बिल्कुल। चाहे हम्म। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जय चौधरी हो, हम्म। और चाहे बहुत बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, और चाहे हनुमान बेनीवाल राजस्थान में हो, आप देखते होंगे, या हरियाणा में भी आपने देखा होगा कई बार हम्म। कांग्रेस से टूटकर क्षेत्रीय पार्टी आई है, लेकिन मैं हाँ। देखता हूँ कि बहुत ज्यादा उनका फ्यूचर इस देश में मुझे हम्म। नहीं लगता कि अब होगा। हाँ। और यही कारण था कि राजस्थान में जाटों ने, जो राष्ट्रीय पार्टी थी,
उसको चुना, और वो जाट में समझता हूँ अधिकतर लोग वहां बीजेपी के साथ गए। अच्छा, आपने जिक्र किया जयंत चौधरी का, और अभी कल चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती थी। कई कार्यक्रमों में सब लोगों ने भाग लिया, और इस पे दिल्ली के मीडिया में कुछ स्टोरीज छपी हुई हैं आज। उसमें उन सब लोगों ने ये दिखाने की उसमें कोशिश की है कि चौधरी चरण सिंह की जो लिगेसी है उसको सब अपने उसे ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे योगी आदित्यनाथ ने कल उनकी 51 फुट ऊंची एक मूर्ति लगी है वहां मुरादाबाद में बिलारी में, उसका उद्घाटन किया। और एक और कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ गए। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। कांग्रेस ने भी एक वो अपनी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है, उसमें भी चौधरी चरण सिंह को याद किया गया। और उनके जो बेटे हैं पोते हैं जयंत चौधरी, वो तो खैर उनका तो पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम था ही जहाँ पर उनकी जो तस्वीर लगी हुई है चौधरी साहब की, वहां पर फूल वगैरह चढ़ाए गए। तो अब ये बताइए कि थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बड़ी सी चर्चा ये चल रही है कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा कि इसमें जो है जाटों का जो रुख है वो कृषि कानूनों के बाद से एंटी बीजेपी हो गया है। इस इस ये जो एक मिथक चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए हर्षी, तीनों कृषि कानूनों पर 13 महीने आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हम्म। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर हमारे इन जनपदों में कुछ सीटों पर बीजेपी जो उससे पहले चुनाव में जीती थी उनको हारी थी। हम्म। वो हारना मैं समझता हूँ वो कृषि कानून नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग देश के किसानों का ये मानता है कि कृषि कानून अच्छे थे। वो खेती में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले थे हर्ष जी। अगर वो ना होता तो ये आंदोलन 13 महीने चला था तो बहुत बुरी तरह बीजेपी चुनाव हारती, हम्म। क्योंकि वो वर्ग चुप था, और जो लोग आंदोलन में थे वो अपने हिंसक आंदोलन के बदनाम होने के बावजूद भी दिल्ली में डटे रहे। हम्म। आपने देखा होगा 26 जनवरी को उनका आंदोलन बहुत बड़ा हाँ। पैमाने पर हिंसक हुआ था। हम्म। तो मैं समझता हूँ हर्ष जी हम्म। कि कृषि कानूनों को देश के किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि वो कानून किसानों के हित में थे। हम्म। बाई चांस क्या है कि बहुत सारे सीटों की डेमोग्राफी बदल जाती है। हम्म। आप देखते हो कि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र को अगर हम जनपद मुजफ्फरनगर में ही देखें तो धीरे धीरे वहां एक जो हमारे देश का मुस्लिम समुदाय है हम्म। उसमें अभी ऐसी लीडरशिप डेवलप नहीं हुई हर्ष जी, जो हम्म। अपनी कम्युनिटी को ये समझा सके कि हम्म। तुमने जो सोच बनाई है अपनी कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, ये कोई सोच नहीं है। हम्म। उनके लीडर को उनको समझाना पड़ेगा एक दिन, या उनको खुद समझना पड़ेगा कि आप देश के डेवलपमेंट के बारे में, आप देश के विजन को सामने रखकर वोट करिए। इस बात को सामने रखकर वोट ना करिए कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। इसका तो लाभ जो उठाते हैं कृषि कानून, लोग, इसका लाभ उठाते हैं। मायावती, अखिलेश यादव, सब लोग लाभ उठाते हैं। यही उठाते हैं, और उनके वेलफेयर के लिए कभी ये काम नहीं करते। कोई काम उनको नहीं तो है। केवल डर दिखा जाता है हर्ष जी। हम्म। तो मैं समझता हूं कि अभी जो लोकसभा के चुनाव आएंगे, हम्म। और मैंने एक चीज और महसूस किया, क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूँ, देखता हूँ लोगों से, तभी मैं हर्ष जी लिखता हूँ कि 3 राज्यों में जो अभी बीजेपी की सरकार आई है, हम्म। इसका मतलब उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल को हम्म। पसंद किया है, हाँ। और मोदी की गारंटी पर उन्होंने भरोसा किया है। हम्म। तो मैं समझता हूं कि आज यहाँ जनपद मुजफ्फर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे हर्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने हाईवे निकल रहे हैं। अभी जनपद मुजफ्फर में डॉक्टर संजीव बालियान के प्रयास से एक नया हाईवे आने वाला है जो गंगा एक्सप्रेसवे में मिलेगा। इधर वो बुटाना जंक्शन पर अम्बाला एक्सप्रेसवे में मिलेगा। हम्म। अभी कल योगी जी ने घोषणा की है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम्म। आज अगर हम किसान राजनीति की बात करें हर्ष जी, मैं गन्ने का भी आपसे जिक्र करना चाहूंगा। हम्म। आज 120 चीनी मिलें चल रही है। योगी सरकार से पहले इन 120 चीनी मिलों में से लगभग 35-40 चीनी मिलें या तो बीमार थी, या उनमें से अधिकतर बंद थी, और इसके बाद वो बेच दी गई थी। आज अगर किसान का गन्ना जितने लाख टन इन शुगर मिलों पर जाता है हर्ष जी, उससे 50% गन्ना उनके वक्त में जाता था। और गन्ने के पेमेंट पे जब ये योगी सरकार आई थी तब 10,000 करोड़ रुपया बकाया था। आज मैं समझता हूँ मुश्किल से उत्तर प्रदेश में 600 करोड़ रुपया बकाया होगा, और केवल 10 ही ग्रुप ऐसे होंगे, हम्म। 10 शुगर मिले
जो आज भी बीमार है। हालांकि हम ये मांग भी रखते हैं सरकार के सामने कि किसान को उनका अविलंब भुगतान बकाया करने का मिलना चाहिए। लेकिन आज अगर हम केंद्र सरकार की भी बात करें हर्ष जी, अगर हम मनमोहन सिंह के 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में केंद्र सरकार के द्वारा 23 फसलों का जो एमएसपी मूल्य घोषित किया जाता है उस पर बात करें, तो मोदी सरकार में इस 9.5 साल के 10 साल के कार्यकाल में हमारे दाम पहले के मुकाबले बेहतर बढ़े हैं। तो ये देश का किसान कृषि कानूनों के और इन तो आपके क्षेत्र एमएसपी में जो के आपके चीजों क्षेत्र को में तो समझता है जी। आपके क्षेत्र में तो जाट पॉलिटिक्स जो है ना वो दो दो बिंदुओं पर मीडिया, दिल्ली का मीडिया जो मानता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, हकीकत तो आप और हम जानते ही हैं। दिल्ली का मीडिया मानता है कि यहाँ पर वेस्ट यूपी की जो आपके इलाके की जाट पॉलिटिक्स है वो दो लोगों के इशारे पे चलती है, जयंत चौधरी और टिकैत फैमिली। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई सीट जीतते हुए देखते हैं आप आरएलडी को? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला जितनी जाट मतदाता है वो योगी को और मोदी को पसंद करती है। ये हर चीज मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। सही बात है और ये। महिलाओं की संख्या, हमारे घर में महिलाएं हम्म। योगी को पसंद करते हैं क्योंकि महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया है। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि वर्तमान में हम्म। आरएलडी कोई सीट जीत पाएगी। हम्म। मैं ये भी जान अपनी कम्युनिटी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर देश की राष्ट्रीय पार्टी के साथ है। मैं बीजेपी को कभी वोट देने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने हमेशा अपने जाट समुदाय को कहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि देश को किस तरफ ले जाना है। देश को डेवलपमेंट के साथ ले जाना है या देश को उन क्षेत्रीय पार्टी के साथ ले जाना चाहते हो। मैं अभी हर चीज 4 दिन पहले मैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग देख रहा था। हम्म। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी सोनिया गांधी के बराबर में बैठे हुए थे। कौन है लालू यादव जी, जिनको सजा हो रही, भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे हैं। हर जी सजा हो रही है, जो जेल से बीमारी के आधार पर पैरोल पर आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जाट भी इस बात को समझेगी। मैं वोट देने का अभियान नहीं करता, लेकिन मैं जाट समुदाय से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको देश को समझना पड़ेगा, देश के विजन को सामने रखकर उनको वोट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी कृषि आंदोलन को या जैत को विजन मानकर वोट नहीं करेगी। हमारी कम्युनिटी देश के विजन को और योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को देखकर वोट करेगी हर्ष जी। ऐसा मुझे 2024 के चुनाव में लगता है। लेकिन बार बार बीच बीच में चर्चा आती रही है कि साहब बीजेपी कोशिश करती रहती है कि जयंत चौधरी उनके साथ आ जाएं। आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव के समय भी ये खूब खबर उड़ी थी कि अमित शाह से मुलाकात हुई है इनकी, और उसमें आपको बताऊं जगदीप धनखड़ का नाम आया था कि जगदीप धनखड़ ने ये प्रयास किया है कि आरएलडी को मिला लिया जाए बीजेपी के साथ। तो चर्चाएं तो फिर भी चलती रहती हैं इधर वेस्ट यूपी में। ये तो हर चीज देखो, राजनीतिक लोगों का, दलों का क्या है कि मिलना जुलना या अलायंस करना या अलायंस से बाहर होना, ये चलता रहता है, ये स्वाभाविक है। देश में बहुत छोटे छोटे दल भी बीजेपी के साथ हैं, बहुत छोटे दल कांग्रेस के साथ भी हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने पिछले 2014 लोकसभा चुनाव से देखा होगा कि बहुत कुछ बदल गया है। हाँ। आरएलडी बहुत पीछे छूट चुकी है। हम्म। अब उसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है, हम्म। बिल्कुल भी है। हम्म। ये यूथ भी, देश का यूथ भी इस बात को जानता है कि बड़े विजन के साथ उसको वोट करना है। तब से ये नौजवानों की वोट बनी है, 18 साल के लोग वोट देने लगे हैं। तो युवा तो उस युवाओं का और महिलाओं ने भी इस देश की तस्वीर को चुनाव के माध्यम से बदलने का काम किया है हर्ष जी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आखिर में एक थोड़ा सा अगर आपकी जानकारी हो तो थोड़ा सा हरियाणा की राजनीति पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और कुछ भाजपा नेता ही हमारे मित्र हैं आपके और हमारे कॉमन, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उनका ये मानना है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें नहीं जीत पाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए हर्ष जी, हरियाणा में क्या है कि हमारे कुछ कथित नेताओं ने, खासकर किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के बाद खट्टर सरकार के जितने साल के भी कार्यकाल सेकंड टर्म के चल रहे हैं, ये उनका आंदोलन में गुजरा है। तो वहां 35 जो अन्य बिरादरियां हैं वो एक साइड हो गई और जाट समुदाय वहां एक साइड हो गया। अच्छा। सारा जाट समुदाय एक साइड नहीं हुआ, लेकिन जाट समुदाय को निश्चित तौर पे ये पता है वहां कि अगर तुम्हें अपनी भागीदारी बढ़ानी है सत्ता में, तो तुम्हारा फ्यूचर बीजेपी के साथ है।
तो मैं समझता हूँ कि जो कृषि आंदोलन और उसके बाद के जितने भी आंदोलन हुए, आप देख रहे हो कि पिछले 4-5 महीने से हम्म। खाप पंचायत के नेता भी और वहां के किसान नेता भी हम्म। शांत बैठे हुए हैं। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने क्षेत्र की जो वो जनता है, जाट समुदाय है, वो उनको अब पढ़ने लगे हैं कि वो तुम्हारे इस आंदोलन को, जो तुमने आंदोलन चलाए और खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, उनके कृषि मंत्री को गांव में न घुसने देने का आह्वान किया, ये सब अराजकता से तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला। रही 10 की 10 सीटों की, मैं समझता हूँ कि ये अभी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता इस वक्त बड़े विजन के साथ जाना चाहती है। अच्छा, और हरियाणा बड़े में विजन जो में मैं नहीं कहता कि दुनिया में मोदी सरकार के बड़े विजन को दुनिया के देश भी मानते हैं। हर से अंतिम सवाल है मेरा कि हरियाणा में बहुत ये चर्चा काफी समय से चल रही है, और जब से खट्टर साहब वहां पर सीएम बने कि साहब बताइए, जाटों का स्टेट है, नॉन जाट को बना दिया, बीजेपी ने प्रयोग किया, एक बार किया, दो बार किया। और वहां पर देखिए, जाट पॉलिटिक्स जो है वो तो इंडियन नेशनल लोकदल के इर्द गिर्द घूमती रही है पहले से ही, आपको ये पता ही है। या फिर कांग्रेस में देखिए बंसीलाल या हुड्डा साहब, इनकी अगर बात कर लें तो। लेकिन मेरा ये मानना मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए कि जो वहाँ सही मायनों में जो ये कहा जाता है कि वहाँ की जो राजनीति है हरियाणा की, जाट डोमिनेटिंग है, उसमें जाटों का सबसे बड़ा वर्ग किसके साथ, किसकी तरफ है? हुड्डा की तरफ है, चौटालाज की तरफ है, बीजेपी की तरफ है? क्या क्या लगता है आपको? असल में देखिए, वहां जाट 4 जगह बटा हुआ है। अच्छा। चौटाला साहब के साथ बहुत आंशिक रूप से रह गया जाट। अच्छा, फिर दुष्यंत दिग्विजय दुष्यंत चौटाला के चौटाला कह रहे हैं आप, या वो दूसरे वाले चौटाला? ओम प्रकाश चौटाला जी, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री अभय हैं, अभय उनकी चौटाला। पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल है, हम्म। उसके साथ बहुत कम संख्या में जाट रह गया, अच्छा। क्योंकि वो स्वयं जेल में रहे, उनका एक बेटा जेल में रहा। तो हम्म। जो उनका एक पोता जिसने अपनी अलग पार्टी, उनके बेटे ने जो अलग पार्टी बनाई है, हम्म। उनसे ज्यादा उनके साथ आ गया, जेजेपी के साथ। भूपेंद्र हुड्डा के साथ आ गया। हम्म। 3 जगह, और चौथा जाट रह गया। हालांकि वहां जाटों ने अपने लीडरशिप को हराने का काम भी किया। हम्म। अभिमन्यु जी को हराया उन्होंने, जो पिछली कैप्टन सरकार अभिमन्यु। में, हम्म। कैप्टन अभिमन्यु जी को, जो पिछली सरकार में वो उप वित्त मंत्री थे। मुख्यमंत्री थे, हम्म। बिल्कुल वित्त मंत्री थे। तो हम्म। ये 4 जगह जाट बटा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछली 2 बार के चुनाव में जिस तरह जाट बटा था और बीजेपी ने सबसे ज्यादा उसको टिकट दिए थे, हम्म। तो इस बार शायद जाट वो गलती ना करें, हम्म। क्योंकि जाट ने 2 बार समझ लिया है कि अगर तुम बड़ी संख्या में दूसरे के साथ जाओगे, वो जीतने के तो है नहीं, लेकिन सरकार में आपकी हिस्सेदारी घट जाएगी। ऐसा मुझे हरियाणा के लोगों से जो मैंने बातचीत, पिछली बार मैंने महम इलाके का दौरा किया था, हम्म। अभी 3-4 महीने पहले, तो तब मैंने काफी लोगों से बातचीत की थी। तो इस बार हो सकता है कि वहां जाट कुछ ज्यादा संख्या में बीजेपी के साथ चला जाए। हम्म। हर्ष जी। चलिए अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप समय निकालते रहिए, आप अमेरिका भी घूमते हैं, हरियाणा भी घूमते हैं, हमारे लिए समय आप बहुत कम निकालते हैं। आप चलिए, चलिए हमारे। नमस्कार नमस्कार हर्ष जी। अमेरिका पर भी इस बार बात होगी, जो वहां का दौरा था, मैंने उसको सबको हाँ, लेखनीबद्ध किया था, निश्चित तौर पर हम उस पर भी बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, आपके वहाँ के जो वहाँ का जो अनुभव है उन पर हम बात करेंगे। आपने कृषि के क्षेत्र में जो चीजें वहाँ देखी, उस पर हम अगले वीडियो में जी जरूर चर्चा करेंगे। जी, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार जी।